हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से पीएससी पाठशाला में। हम मॉडर्न इंडिया की वीडियोस कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट टाइम ट्राइबल रिवोल्ट्स देख लिया था। आज उसी के कंटिन्यूएशन में हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो कि होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 भी देख लिया। 1857 की हमने क्रांति भी देखी। हमने उसके बाद देखा कि 1857 की जो क्रांति आई, भले से ही ये क्रांति ब्रिटिशर्स के हक में चली गई, यानी कि ब्रिटिशर्स ने भले से ही ये रिवोल्ट को दबा दिया, लेकिन ब्रिटिशर्स को ये मालूम चल चुका था कि अब इंडिया को जिस तरीके से वो कंट्रोल करते आ रहे हैं, वो तरीका उन्हें बदलना पड़ेगा। जिस हिसाब से वो इंडिया को रेगुलेट करते थे, जिस हिसाब से उन्होंने इंडिया में लॉज बना रखे थे, अब उन लॉज को उन्हें चेंज करना पड़ेगा। कोई नए तरीके के प्रावधान लाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक बार रिवोल्ट हो चुका है तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि रिवोल्ट दोबारा नहीं हो सकता। तो ब्रिटिशर्स के मन में कंटिन्यूसली ये थॉट है कि हमें कुछ कुछ ना कुछ तरीके से, किसी ना किसी तरीके से इंडिया के रूल को चेंज करना पड़ेगा। उसी के लिए ही 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया, उसका टाइटल यानी कि किस किस टाइटल के दौरान लिखकर आया? एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा अधिनियम जो इंडिया में एक अच्छे गवर्नमेंट, एक अच्छे शासन को लागू करेगा। इसके बाद जो टेरिटरीज थी इंडिया में, जो ब्रिटिश कंट्रोल में थी अभी तक, जो इलाके, जो क्षेत्र ब्रिटिश ब्रिटिश कंट्रोल में थे इंडिया में, अब वो ब्रिटिश क्राउन के नाम से चलाए जाएंगे। इस एक्ट को इनेक्ट करने वाला जो था, वो था पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि सीधा ब्रिटेन की संसद से ये अधिनियम पारित हुआ था। रॉयल एसेंट इस एक्ट को मिलता है 2 अगस्त 1858 को, और ये एक्ट कमेंस यानी कि इस एक्ट की घोषणा कर दी जाती है 1 नवंबर 1858 को। इस एक्ट का बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड ये था कि जब 1857 की क्रांति होती है, 1857 का रिवोल्ट होता है, इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स का जो शासन था वो थोड़ा सा हिल गया। यानी कि ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया, जिस तरीके से हम इंडिया को रूल करते आ रहे हैं, जिस तरीके से हमने इंडिया पर शासन बना रखा है, वो तरीका अब हमें बदलने की जरूरत है। ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया कि जो इंडियन है, अब वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो इंडियन है, उनके मन में हमारे लिए डिसलॉयल्टी आ गई है। तो उसको चेंज करने के लिए, कुछ रूल्स रेगुलेशंस को चेंज करने के लिए इस एक्ट को लाया गया, जिसे आज हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है। इसके द्वारा क्वीन विक्टोरिया को ब्रिटेन की जो मोनार्क थी, उन्हें अब ब्रिटिश टेरिटरीज, यानी कि जो भारत में ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों के इलाके हैं, उसकी क्वीन बना दिया गया। अब क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, यानी कि इंडिया की महारानी। इस एक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या खासियत है इस एक्ट की? देखिए, इस एक्ट के जो फीचर हैं, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को लिक्विडेट कर दिया गया। जो अभी तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रेगुलेशन और रूल चलाया जा रहा था, उस कंपनी की वजह से ही, माना उस कंपनी की वजह से ही ब्रिटेन गवर्नमेंट ये मान रही थी कि इस कंपनी के रूल से ही 1857 की क्रांति हुई थी। तो सबसे पहले तो इस कंपनी के रूल को लिक्विडेट किया गया, इस कंपनी को समाप्त कर दिया गया। भारत में जो ब्रिटिश टेरिटरीज हैं, भारत में जो अंग्रेजी इलाके हैं, उनको अब ब्रिटिश क्वीन के अनुसार रूल किया जाएगा, यानी कि इन द नेम ऑफ क्वीन विक्टोरिया, इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्राउन, उसको अब चलाया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार वो काम नहीं करेंगे। जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दो डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम बना था, एक बनाया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और एक बनाया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये दोनों ही जो ऑफिसेज हैं, इन दोनों ऑफिसेज को अबॉलिश कर दिया गया है। कंपनी के पावर्स ऑफ कंपनीज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उसकी पावर अब एक ऑफिस को सौंप दी गई। एक नया ऑफिस बनाया गया, जिसे बोला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसी अधिनियम के द्वारा, इसी एक्ट के द्वारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस भी बनाया जाता है। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होगा, वो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, एमपी होगा। सॉरी, पार्लियामेंट से, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से एक सांसद चुना जाएगा, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाएगा। उसको ही इंडिया में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन बना दी जाएगी। ठीक है। और इसको असिस्ट करने के लिए, इसको सहायता करने के लिए 15 लोगों की एक काउंसिल बनाई जाएगी। ये
ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होगा, यानी कि ब्रिटेन और इंडिया के बीच में बातचीत का जो माध्यम होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास अधिकार होगा कि वो अपनी काउंसिल से बिना सलाह मशवरा करे भारत को कुछ भी सीक्रेट रूल्स और रेगुलेशंस भेज सकता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे बोलेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा ही ब्रिटेन की पार्लियामेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा ही जो अंग्रेजी संसद है, जो अंग्रेजों की संसद है, वो इंडिया के अफेयर से रिलेटेड, इंडिया में जो भी काम चल रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। यानी कि इंडिया में क्या चल रहा है और इंडिया में कैसे चलेगा वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट को बताया जाएगा थ्रू दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और अगर ब्रिटेन से कुछ इंडिया को बताया जाना है वो भी बताया जाएगा थ्रू दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इंडिया और ब्रिटेन के बीच में एक कड़ी के रूप में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि जो ऑफिसेज हुआ करता था, एक ऑफिस था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस को अबॉलिश करके अब एक ही व्यक्ति को ये चीज सौंप दी गई, वो हो गया वाइस रॉय ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल के ऑफिस को अबॉलिश करके अब एक नया ऑफिस बनाया गया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। और वाइस रॉय और गवर्नर्स यानी कि छोटे छोटे स्टेट्स के जो गवर्नर्स हैं और पूरा का पूरा भारत को चलाने के लिए एक वाइस रॉय, इन सबको अपॉइंट किया जाएगा क्वीन विक्टोरिया के द्वारा, क्राउन के द्वारा। ठीक है, वाइस रॉय को असिस्ट करने के लिए भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी। और इस एक्ट ने इंडिया को सीधी सीधी ब्रिटिश कॉलोनी बना दिया। जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ट्रेडिंग उपनिवेश था, जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का उपनिवेश हुआ करता था, अब भारत सीधा का सीधा अंग्रेजी उपनिवेश के रूप में स्थापित हो गया, क्योंकि भारत के ऊपर सारा अधिकार, भारत के ऊपर सारा कानून अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का सीधा सीधा स्थापित हो गया। ठीक है, इस एक्ट ने पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा डुअल गवर्नमेंट की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। डुअल गवर्नमेंट कौन कौन सी, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था वो अबॉलिश हो गया, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था वो भी अबॉलिश हो गया। तो ये डुअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम स्थापित किया था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके द्वारा ये डुअल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था, उसका जो ये सिस्टम बनाया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म कर दिया गया, क्योंकि यही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत बड़ा एक कारण बनता है 1857 की क्रांति का। ठीक है, झांसी वगैरह के क्षेत्रों को वहां पर किसी भी हायर का प्रेजेंट ना होना, उसकी वजह से झांसी वगैरह के क्षेत्रों को जबरदस्ती ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में कर लिया था, जिससे आक्रोशित होकर, गुस्सा होकर वहां के प्रिंसेस ने और वहां पे प्रिंसली स्टेट्स ने क्या करा था, रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। इंडियन सिविल सर्विसेज का इंस्टीट्यूशन अब जो स्थापित किया गया था वो कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज किया जाएगा। जो इंडियन सिविल सर्विसेज यानी कि आईसीएस का जो प्रावधान बनाया था 1853 के एक्ट के द्वारा, अब इस प्रावधान को इंडियन सिविल सर्विसेज को भारत में चल रहे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज किया जाएगा। और एक प्रोविजन और जोड़ा गया कि अब इंडियंस को इन सर्विसेज में एडमिनिस्ट्रेटर एडमिट किया जाएगा, यानी कि इंडियंस को भी इन सर्विसेज में ज्वाइन होने का मौका मिलेगा। इसके बाद ये डिसाइड किया कि जो बचे हुए इंडियन प्रिंसेस हैं और जो ब्रिटिश कॉलोनी मतलब ब्रिटिश टेरिटरी नहीं थे अभी तक, जो बचे हुए अलग से प्रिंसली स्टेट थे, उन प्रिंसली स्टेट को अपने खुद के हिसाब से इंडिपेंडेंट स्टेटस मिला, यानी कि वो अपने हिसाब से अपने क्षेत्र को रूल रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सुजेरेनिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, उन्हें जो अंग्रेजी शासन है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सारे के सारे फैक्ट्स थे किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस बनाया गया था इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। तो सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनते हैं लॉर्ड स्टैनली। ठीक है, हम ये बात याद रखेंगे, लॉर्ड स्टैनली सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाए जाते हैं। एक और बात आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से कि एक प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, नाम है उनका बेंजामिन डिज़रायली।
बेंजामिन डिज़राइली के द्वारा ये बोला जाता है कि ये जो डायरेक्ट रूल करने का प्रावधान क्राउन के द्वारा शुरू किया जा रहा है, ये सही नहीं है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही इंडिया को रूल करना चाहिए। पर इनकी बेंजामिन डिज़राइली की इस बात से इनके फेलो एमपीज, यानी कि इनके जो साथी सांसद थे, वो एग्री नहीं करते थे। वो ये मानते थे कि ये चीज बेकार है जो बेंजामिन डिज़राइली बोल रहे हैं। इंडिया को रूल अब डायरेक्टली क्राउन के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि हम 1857 की क्रांति देख चुके हैं। हम बैठकर इंतजार नहीं कर सकते कि 1857 जैसी एक और क्रांति भारत में छिड़ जाए और आनन फानन में, जल्दबाजी में ब्रिटिशर्स को भारत छोड़कर भागना पड़े। तो इस वजह से ये जरूरी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश किया जाए और रूल सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया जाए। और इस बिल को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को, वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा इजीली पारित कर दिया जाता है। वही बात है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस को अबॉलिश कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस की बजाय अब नया ऑफिस बन गया, दैट इज कॉल्ड वाइस रॉय ऑफ इंडिया। अब पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और इन्होंने ही भारत के पहले वाइसरॉय की शपथ ग्रहण करी थी। तो गाइज, ये था हमारे लिए 1858 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इस एक्ट ने भारत में क्राउन, भारत में कंपनी के रूल को खत्म किया। ठीक है, भारत में कंपनी के रूल को खत्म किया और क्राउन के रूल को शुरू किया। ठीक है, तो एक युग परिवर्तन है, एक एज बदल रही है, तो इस हिसाब से हमारे लिए ये एक्ट जरूर हो जाता है। ठीक है, कंपनी का रूल जो 1757 पर स्थापित हुआ था बैटल ऑफ प्लासी के द्वारा, बंगाल के अधिकार के द्वारा, वो 1857 रिवोल्ट के द्वारा खत्म हो जाता है। और 1857 से लेकर 1947 तक अब चलेगा क्राउन का रूल, सीधा सीधा क्राउन का रूल यहाँ पर चलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम पॉज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।